बिहार के मेरे प्रिय साथियों, मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से आपके समक्ष बिहार लोक सेवा आयोग 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से संबंधित प्रश्नों पर परिचर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि 66 बीपीएससी के पेपर कैंसिल हुए थे, तो इससे पहले वाले सत्र में हमने 66 बीपीएससी के उन प्रश्नों को लिया था जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि ये कुछ सेंटर्स पे ही हुआ था, बाकी के सेंटर्स पे नहीं हुआ था। तो जो दूसरा प्रश्न पत्र 66 बीपीएससी का था, उस प्रश्न पत्र पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। आप सभी लोग आश्चर्य करते होंगे कि पता नहीं आलोक सर मुझे साथियों क्यों कहते हैं। आलोक सर इतने सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, और फिर भी मुझे कहते हैं साथियों। तो बात यह है कि आप अपनी सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मैं आपकी सफलता के लिए संघर्ष कर रहा हूं। इसलिए संघर्ष हम दोनों ही कर रहे हैं, इसलिए मैं साथी शब्द का प्रयोग करना ज्यादा उचित समझता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि जब हम बुक्स से पढ़ते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस, फैक्ट एंड फिगर्स हम कलेक्ट करते हैं, बड़े खुश होते हैं हम कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बड़ा हमारा नॉलेज बढ़ रहा है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको कई ऐसे प्रश्न दिखेंगे जो आपको लगेगा कि पढ़ने के बावजूद भी आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं या डायरेक्टली ये बुक्स में नहीं है। तो कई बार तो ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से संबंधित होती है, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित होता है, या अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर आप एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू उसे एलिमिनेट कर लेते हैं। मतलब राइट आंसर को आप राइटली अप्रोच कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट और अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। कहने का मतलब यह कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो कई प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जिनमें आपको एक गैप्स दिखेगा, अर्थात बुक्स और एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बीच में एक गैप होता है, एक अंतराल होता है। अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर सेशन के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से और प्रीवियस ईयर्स में बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, राजस्थान, हरियाणा, विभिन्न लोक सेवा आयोगों और संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी में पूछे जा रहे प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो वह अंतराल धीरे धीरे फिल होना शुरू होता है। अर्थात सिर्फ बुक से ही आपके नॉलेज का आधार नहीं है, बल्कि आपके नॉलेज को प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से भी इनहेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह कि ट्रिक्स, टेक्निक्स, स्किल जो रिक्वायर्ड है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, वह सिर्फ पढ़ते रहने से आप डेवलप नहीं करेंगे, बल्कि उसको डेवलप करने के लिए आपको अधिक से अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्योंकि अल्टीमेटली नॉलेज के आधार पर कोई सिलेक्ट नहीं होता, बल्कि अपने बेटर परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्ट होता है, और बेटर परफॉर्मेंस के लिए अभ्यास करना जरूरी है ताकि आप यह समझ सकें कि आप किस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। मतलब एक एनालिसिस आप कर सकते हैं अपने आप का कि आपने जो पढ़ा है उसमें कमियां क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, और जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हम और भी अधिक बढ़ा सकते हैं, और जो हमारी वीकनेसेस है
उसको हम और भी अधिक कम कर सकते हैं। साथियों, यह एक यात्रा है, एक सतत यात्रा है। आपकी सफलता तक, या मैं यूं कहूं कि संपूर्ण जीवन भर ही यह एक सतत यात्रा है जिसमें हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो जो गलतियां हम एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, उन गलतियों को यदि आप पहले ही अभ्यास कर लेंगे तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। आइए, 66 बीपीएससी जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसके पश्चात जो पेपर फिर से बीपीएससी ने पूछा या ऑर्गेनाइज किया कुछ सेंटर्स के लिए, उसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उसका क्या राइट आंसर होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए आंसर करने का, उस पर हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, करंट पॉलिटी से संबंधित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा आयोग को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें जो करंट पॉलिटी है, अर्थात डिफरेंट पोस्ट्स पर किसकी नियुक्ति हुई है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब तो आप देखते ही देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी आयोग हैं, सांविधिक आयोग, संवैधानिक आयोग या कार्यपालिका निकाय, उन सभी के संबंध में भी आप जरूर से जरूर ये ध्यान रखने का प्रयास करें कि किस पद पर किसकी नियुक्ति हुई है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष के रूप में अशोक गुप्ता की नियुक्ति हुई है। यह करंट अफेयर्स से संबंधित है, लेकिन करंट अफेयर्स हमेशा ट्रेडिशनल पॉलिटी से जुड़ा हुआ भी होता है। जब प्रतिस्पर्धा आयोग से प्रश्न आया तो प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में आपको कुछ जानकारी, जो बेसिक डिटेल्स है, वो आपके पास होना चाहिए। जैसे प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2002 में संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में की गई है, लेकिन इसने अपना कार्य आरंभ किया 2009 से। मतलब ये वर्किंग और फंक्शनिंग कंडीशन में आ गया। इसका उद्देश्य देश में प्रतिस्पर्धा के वातावरण का सृजन करना है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से ही कार्यकुशलता का जनन होता है, एफिशिएंसी जनरेट होती है और इसी एफिशिएंसी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और यही प्रोडक्टिविटी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी को बढ़ाता है, देश को विकास के पथ पर अग्रसर करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी करने का एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, अंतर्वैश्विक दृष्टिकोण होना चाहिए। अर्थात पॉलिटी कई मामलों में इकोनॉमी और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। इकोनॉमी और हिस्ट्री कई बार ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ होता है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है।
प्रश्न भी जो पूछे जाते हैं खास करके मुख्य परीक्षा में, उसका जो एनालिसिस होता है, शानदार एनालिसिस, जिसके आधार पर आप हाई स्कोर को गेन कर सकते हैं, उसमें भी आपको एक ऐसे राइटिंग स्किल को डेवलप करने की आवश्यकता है जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और एनालिसिस पर बेस्ड हो। तभी आप इन डेप्थ अर्थात गहन विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास कर पाएंगे। भारत में विकास के दो इकोनॉमिक मॉडल्स बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसको पढ़ेंगे। एक नेहरू महालनोबिस मॉडल जो 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रपोजल के माध्यम से। यह कई मामलों में भारतीय औद्योगिक जगत, भारत के निजी क्षेत्रों और भारत में जो विदेशी कंपनी हैं उनके द्वारा उनके आगमन पर या उनकी प्रतिस्पर्धा पर या विदेशी निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध, रेगुलेशंस को लगाने का प्रयास करता है, जिसका प्रतिनिधित्व 1969 में MRTP एक्ट और MRTP कमीशन, MRTP का फुल फॉर्म है मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रोहिबिशन एक्ट या कमीशन, और 1973 में FERA, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट अर्थात विदेशी मुद्रा के नियमन का प्रयास। फेरा जो नियमन और नियंत्रण का प्रयास करता है विदेशी मुद्रा पर, 1990s में इस अप्रोच में चेंज आया और इसका प्रतिनिधित्व, इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व, इस चेंज का प्रतिनिधित्व फेमा करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अर्थात रेगुलेशन से हम मैनेजमेंट की ओर बढ़ गए। विदेशी मुद्रा को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बेहतर प्रबंधन की जरूरत है। और इसी प्रकार से मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव अर्थात एकाधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाना है, बल्कि औद्योगिक जगत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए एक अनुकूल वातावरण का विकास करना है, जिससे कार्यकुशलता का विकास होगा। तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ वह आर्थिक विकास के एक नए मॉडल पर आधारित था, जिसे हम राव मनमोहन मॉडल कहते हैं, जो कार्यकुशलता के जनन और उत्पादकता में वृद्धि की संकल्पना पर आधारित है और इस प्रकार तीव्र आर्थिक विकास की संकल्पना पर बल देता है। प्रतिस्पर्धा आयोग इसी से जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप करंट में कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, जो फैक्ट एंड फिगर्स है, उसके संबंध में आप जानकारी यदि अर्जित करते हैं तो एग्जामिनेशन में जब प्रतिस्पर्धा आयोग के ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप थोड़ा सहज महसूस करेंगे। और आज जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपको किसी के मुंह देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप थोड़ा सा अपने एंड्रॉयड फोन पे कुछ सर्च कर लेंगे, गूगल सर्च कर लेंगे, तो आपको प्रतिस्पर्धा आयोग के विषय में बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। तो हमेशा पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि एक किताब लिया आपने और उसको बैठ करके तोता के समान रट रहे हैं। पढ़ने का मतलब आज के डेट में है कि आप लर्निंग प्रोसेस से जुड़ें, सीखने का प्रयास करें, रटने का प्रयास ना करें, अधिक से अधिक फैक्ट एंड फिगर्स को मगअप और मेमोराइज करने पर बल ना दें, बल्कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट से जुड़ते चले जाएं। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पूछता है
कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। देखिए, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो जयराम दास दौलतराम थे। जगन्नाथ मिश्र आपको पता है, ललित नारायण मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, जयप्रकाश नारायण, ये सब बाद के पॉलिटिशियंस हैं और एक्टिव पॉलिटिशियंस हैं। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, पिछले सेशन में हम लोगों ने 66 बीपीएससी पे ही जो बातचीत किया था उसमें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा हुआ था, रामविलास पासवान से प्रश्न पूछा हुआ था, रघुवंश प्रसाद से प्रश्न पूछा हुआ था। तो बिहार के जो व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके संबंध में भी आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ बिहार, पॉलिटिशियंस ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बिहार, एडवोकेट जनरल, राज्यपाल, इन सब के विषय में आपको अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। आइए, इसके पश्चात हम लोग एक तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? फर्स्ट मीटिंग। तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी या इंटरिम चेयरमैन के रूप में चुना, या अध्यक्ष के रूप में, या प्रेसिडेंट के रूप में चुना। जब भी किसी सभा की पहली बैठक होती है तो फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए हम सबसे पहले एक अस्थायी अध्यक्ष को चुनते हैं, जिनका सबसे पहला काम यह होता है कि उस सभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाया जाए, ताकि वह सभा पूर्ण रूप ले सके, पूर्ण आकार ले सके और फिर वह अपना कार्य कर सके। उसके पश्चात आप जानते हैं कि 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में और एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णामाचारी को अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। साथ ही साथ डॉक्टर बीएन राव को संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से हैं, डेट से हैं संविधान सभा के अंतर्गत, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके पश्चात आप जानते हैं कि 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। फिर 22 जनवरी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से हैं उस पर, उसको जब भी आप संविधान सभा के विषय में पढ़ते हैं तो उसके विषय में आपको जानकारी रखना चाहिए। साथ ही साथ जब संविधान सभा के विषय में आप पढ़ते हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ है। साथ ही साथ संविधान सभा की मांग पहली बार कब की गई, किसने की, किस राजनीतिक दल ने की, यह भी प्रश्न में हमेशा आता रहता है। किस प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की भारतीय मांग को पहली बार स्वीकार किया? संविधान सभा की अवधारणा क्या है, संविधान की अवधारणा क्या है? अर्थात जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जब हम अभ्यास करते हैं, तो उसके आसपास में जितने भी फैक्ट एंड फिगर से हैं, कॉन्सेप्ट से हैं, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसको हमें टच करना चाहिए। ये पढ़ने और सीखने की और दोहराने की, रिवीजन करने की एक इंपॉर्टेंट आर्ट को आपको अपने अंदर डेवलप करना है। आप जल्द ही यह पाएंगे कि जिस पॉलिटी को आप रट नहीं पाते थे, जिस हिस्ट्री को, जिस ज्योग्राफी को आप रट नहीं पाते थे, वह आपके ब्लड में इनकलकेट हो गया, आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ गया है।
रिवीजन करने का एक तरीका होता है, उसी तरीके को मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का जो सीरीज हम लोगों ने प्रारंभ किया है, इस सीरीज के माध्यम से यदि आप उस आर्ट को डेवलप कर लेते हैं तो डेफिनेटली मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसे आराम आराम से इस पूरे एग्जामिनेशंस को क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल का मतलब है निर्वाचन मंडल, अर्थात इलेक्टरल कॉलेज या कॉलेजियम में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, इलेक्टरल कॉलेज में, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ 1991 से जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा है, उन संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वह है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। डी आंसर है। पार्शियली यदि आप देखेंगे तो यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन इन तीनों को यहां पर डी में मिला दिया गया है, अर्थात राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। यहां पर निर्वाचित शब्द को लिख देंगे तो यह बिल्कुल सही होगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इसी तरह से आपको यह देखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या क्या अंतर है। इन सभी चीजों को बिल्कुल ध्यान से रख लेंगे। इसके पश्चात हम लोग आते हैं, एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 अर्थात धन विधेयक है, इसमें अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या क्या सम्मिलित है। अर्थात जब आप आर्टिकल 110 को पढ़ेंगे और धन विधेयक को पढ़ेंगे और धन विधेयक की परिभाषा, ये कह रहा है परिभाषा, तो देखिए धन विधेयक की जो परिभाषा होती है वो बड़ा सिंपल परिभाषा है। एक तो सिंपल परिभाषा ये है कि वह विधेयक धन विधेयक है जिस विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष ने या विधानसभा अध्यक्ष ने धन विधेयक होने का प्रमाण पत्र दिया हो, वही धन विधेयक माना जाता है। या अनुच्छेद 110 के अंतर्गत शामिल विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहा जा सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान यह रखना है कि अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत वित्त विधेयक की चर्चा की गई है और वित्त विधेयक में भी वित्त विधेयक श्रेणी 1 अर्थात अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत जो वित्त विधेयक आता है उसमें धन विधेयक से संबंधित कुछ विषयों को भी शामिल किया जाता है। इसलिए जो पहली परिभाषा हमने दी वह कहीं ज्यादा बेटर है, अर्थात वह विधेयक धन विधेयक है जिसे धन विधेयक होने की संज्ञा या प्रमाण पत्र लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष ने दिया हो, या जिस विधेयक को उन्होंने धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया हो, सर्टिफाइड किया हो, तो वह विधेयक धन विधेयक होता है। लेकिन अनुच्छेद 110 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न विषय दिए हुए हैं। टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, यह भी शामिल है। धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, संचित निधि की रक्षा करना, संचित निधि को बढ़ाने का प्रयास करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, ये सभी अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक में शामिल किया गया है। अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक अर्थात ई।
ऑप्शन ई जब से बीपीएससी में आया है तब से आपके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत किया है बीपीएससी ने। मैं बार बार इस बात पर बल दे रहा हूं और इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि जब से ऑप्शन ई आया है तब से आपको अपने पढ़ाई की शैली में एक मौलिक परिवर्तन करना चाहिए और उस मौलिक परिवर्तन में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि ई ऑप्शन किसी में भी अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस से ही आपको पता चल पाएगा। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण एक केस है, उससे संबंधित है। कह रहा है इंदिरा साहनी बनाम, और ये इंदिरा जो है वो इंदिरा नहीं है, वो बेसिकली इंद्र साहनी है। इंद्र साहनी। अब इंद्र को इंग्लिश में लिखते हैं इंदिरा। अब इसका स्पेलिंग इंदिरा नहीं होगा, इंद्र होगा। और फिर इसका स्पेलिंग इस तरह से करके लोग इसको इंदिरा लिख देते हैं, इंदिरा। ये इंदिरा गलत है। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मामले में या मुकदमे में या केस में, या प्रसिद्ध मंडल केस भी इसको कहते हैं या मंडलवाद भी कहते हैं, तो ये मंडलवाद है। 1992 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है इस केस में? तो सीधे सीधे बड़ा ही पॉपुलर केस रहा है ये मंडल केस, जो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट के आरक्षण से संबंधित है। वस्तुतः प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में अर्थात लोक नियोजन में अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया था, लेकिन पिछड़े वर्ग के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया था। 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई काका कालेलकर की अध्यक्षता में। फिर 1978 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई और वीपी मंडल आयोग ने अर्थात द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में अर्थात लोक नियोजन में 27% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। इसे 1990 में वीपी सिंह सरकार के द्वारा लागू करने का प्रयास किया गया और इसी पर जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसी विवाद को हम लोग इंद्र साहनी या प्रसिद्ध मंडल केस के नाम से जानते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या निर्णय दिया, उन सभी को भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इसके पश्चात भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो अर्थात यहां पर प्रश्न यह पूछ रहा है कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा किस आधार पर प्रदान किया जाता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस पर विचार करते हैं। देखिए, पहले कह रहा है 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, यह बेसिकली 6% है। फिर दूसरा कह रहा है 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, तो पहले ही बतला चुके हैं 6% है। तो यह बड़ा माइन्यूट, देखिए कितना डेप्थ में जाकर के बीपीएससी ने प्रश्न पूछा। 4% और 10%, जबकि वास्तविकता है कि 6% वैध वोट का प्राप्त होना चाहिए।
और या तो 4 या उससे अधिक राज्यों में या कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में उन्हें वैध वोट का 6% प्राप्त हो, या लोकसभा के चुनाव में 3 विभिन्न राज्यों से कम 4 सीट प्राप्त हुआ हो, या 4 राज्य में यदि कोई दल क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करता है या राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। इस तरह से यदि आप इस बात को समझते हैं कि राष्ट्रीय दल का दर्जा किन आधारों पर प्रदान किया जाता है तो आप ऐसे प्रश्न को आराम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रहा है 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, आधे से ज्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%। 6% तो है लेकिन आधे से ज्यादा राज्यों में नहीं है बल्कि कम से कम 4 राज्यों में है। इस तरह से ऑप्शन क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं अर्थात ई। यही जो फैक्ट एंड फिगर जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है 6%, 4%, 15%, आधे से अधिक राज्यों में, यहीं पर आप उलझ जाते हैं। आपको लगता है पढ़ा हुआ तो है, कुछ ना कुछ प्रतिशत पढ़ा तो था और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। यहीं पर जब भी स्टेटमेंट्स देते हैं उस स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है। तो प्रश्न उत्तर का अभ्यास हमें इस तरह की स्किल या इस तरह से हमें सिखाती है कि हमें किन बातों पर बल देना चाहिए। जब भी आप बुक्स को पढ़ते हैं तो कहां पर आपका फोकस होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, या किस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब आप अभ्यास करेंगे या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस स्किल को आप डेवलप कर पाएंगे और ये स्किल निश्चित रूप से आपके परफॉर्मेंस को अधिक बेटर कर देगा। आइए इसके पश्चात हम लोग चलते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर बातचीत करते हैं। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? देखिए इंग्लिश में कटौती प्रस्ताव को कहते हैं कट मोशंस। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये कट मोशन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉलिसी कट, दूसरा होता है इकोनॉमी कट, तीसरा होता है टोकन कट। पॉलिसी कट में यह प्रस्ताव लाया जाता है कि सरकार के द्वारा किसी कार्यक्रम के लिए जो भी मांग की गई राशि है उसको 1 रुपया कर दिया जाए। मान लीजिए कि सरकार ने पटना में मेट्रो रेल लगाने का प्रस्ताव किया है और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपया की मांग की है संसद में। तो विपक्ष इसके विरोध में यह प्रस्ताव ला सकता है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रुपया ही संसद सरकार को दे। इसे हम कहते हैं नीति कटौती या पॉलिसी कट, जिसका उद्देश्य होता है सरकार के द्वारा प्रस्तावित नीति को अस्वीकृत कर देना, रिजेक्ट कर देना। दूसरा है इकोनॉमी कट, जो सरकार के द्वारा मांगी गई रकम में एक विशिष्ट रकम की कटौती का प्रस्ताव करता है। जैसे 5,000 करोड़ में से 500 करोड़ को कम कर दिया जाए ताकि सरकार और प्रशासन को मितव्ययी बनाया जा सके, फिजूल खर्ची से रोका जा सके, सरकार और प्रशासन को कार्यकुशलता के लिए प्रेरित किया जा सके। अर्थात इसका उद्देश्य सरकार और प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता का समावेश करना होता है। टोकन कट, प्रतीकात्मक कटौती, इसमें यह प्रस्ताव लाया जाता है कि सरकार ने जो राशि मांगी है उसमें से मात्र 100 रुपया कम कर दिया जाए, जिससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह संसदीय नियंत्रण को स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है। आखिर सरकार को यह पता चले कि वह सब कुछ नहीं है बल्कि संसद सर्वोच्च है, अर्थात संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना।
इस प्रकार से सरकार के द्वारा या सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की मांगे प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें हम अनुदान की मांग कहते हैं। बजट जब आप पढ़ेंगे तो बजट में एक चरण आता है वोट फॉर डिमांड्स, अर्थात मांगों के लिए मतदान। तो जब मांगों के लिए मतदान को प्रस्तुत किया जाता है तब विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अब प्रश्न यह है कि पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है कटौती प्रस्ताव का। तो इन तीनों को यदि आप समझते हैं और इन तीनों के उद्देश्य को यदि आप समझते हैं तो सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना बिल्कुल सही है, सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना बिल्कुल सही है, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना बिल्कुल सही है, और सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना यह सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक से अधिक उत्तर जो है वो सही है और इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। इसके पश्चात आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी लगातार पूछता है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स में या डीपीएसपी में, उससे संबंधित प्रश्न को बराबर पूछा जाता है। इसलिए जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, अनुसूचियों को ध्यान में रखना चाहिए, संविधान के विभिन्न भागों को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या क्या पूछा हुआ है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है। तो सीधे सीधे ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान आचार संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। 48A में पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है और अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास यह अनुच्छेद 51 में है, 51 में। तो इस तरह से आप अगर मिलान कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अर्थात जब भी आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसको जरूर से जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि यहां से लगातार प्रश्न पूछा जाता है। या जब आप मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं तो उसको बराबर मैं देखता हूं कि मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है उसको आप ध्यान नहीं देते हैं, जबकि कई बार यह प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, इसका मिलान आप इस तरीके से कर सकते हैं। अर्थात अगर हम मिलान करें तो A का 5, A का 5, B का 1, C का 2, D का 3 और E का 4, अर्थात 5 1 2 3 4। अब देखिए ऑप्शन ऐसा है या नहीं है। ये देखिए ऑप्शन है 5 1 2 3 4। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 5 1 2 3 4? देखिए प्रीवियस में हमने मिलान किया हुआ है 5 1 2 3 4, किसी में भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 91st अमेंडमेंट है ये, अर्थात 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करने का प्रयास किया गया ताकि दल बदल को रोका जा सके और मात्र सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो दल बदल किए जाते हैं, तो अगर हम मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को ही सीमित कर देंगे
तो सरकार के पास ज्यादा स्कोप नहीं बचेगा ज्यादा अधिक से अधिक मंत्रियों को बनाया जाना। अदरवाइज पहले यह होता था कि विभिन्न राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसमें तोड़फोड़ किया जाता था, टूट होता था। उस टूट को रोकने के लिए 91वां संविधान संशोधन लाया गया। दल बदल अधिनियम 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत लाया गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है। तो दल बदल से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको एक बार ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो 91st अमेंडमेंट है, यदि इसमें आप देखेंगे तो इसमें राज्यों के लिए मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या 10% होना चाहिए विधानसभा की सदस्य संख्या के अनुरूप, लेकिन किसी भी अवस्था में यह 12 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब संख्या में 12 से कम नहीं होना चाहिए। और यदि राज्य बड़े हैं तो राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10%, केंद्र स्तर पर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, और राज्यों के स्तर पर यदि राज्य छोटे हैं तो कम से कम संख्या 12 मुख्यमंत्री सहित होना चाहिए। तो जो विभिन्न प्रावधान है उसको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो डिफरेंट क्वेश्चंस को आप आराम से डील कर सकते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न पर हम लोग आते हैं, और यह जो प्रश्न है यह पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं और उन समितियों के गठन के वर्ष के आधार पर आपको मिलान करना है। जैसे C.N. हनुमंतराव है, तो बेसिकली C.N. हनुमंतराव 1984, 1983-84 से संबंधित है। कई बार 1983 भी पूछ देगा तो वो भी सही होगा। बेसिकली ईयर्स में 2 ईयर चलना चाहिए, एक साथ आपको लेके चलना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1983-84। GV.K. राव 1985 में है, अशोक मेहता 1978 में है, LM सिंह भी 1986 में है, और बलवंत राय मेहता 1957 में है। अर्थात अगर हम कोड बनाएं, युग्म बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? 1 का 3, A का 3, B का 1, C का 5, D का 2 और E का 4। अर्थात 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4। देखिए 3 1 5 2 4, ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 1 5 2 4। इस तरीके से आप आराम से डिफरेंट प्रश्नों को अप्रोच कर सकते हैं, और आपको प्रयास यह करना चाहिए कि एक बार आपने बुक्स को पढ़ लिया, जिस किसी भी बुक्स को आप फॉलो कर रहे हैं, मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, या दृष्टि IAS के बुकलेट को आप फॉलो कर रहे हैं, या दृष्टि PCS जो बिहार से संबंधित अलग से बुकलेट है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो एक बार आप उसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद बार बार उसको रिवाइज करने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि उसके पश्चात आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू, या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के थ्रू अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है और अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने का प्रयास करना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जनवरी में BPSC का जो 67th BPSC का पेपर है वह शेड्यूल्ड है, और यह सीरीज इसलिए प्रारंभ किया गया है ताकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें आप न सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशंस को जोड़ सकें, बल्कि अधिक से अधिक बेटर परफॉर्मेंस के माध्यम से एक ट्रिक्स, टेक्निक्स और स्किल को डेवलप करके आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।